मेरे प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे व्याकरण का पोर्शन स्वर। व्याकरण में आप समास पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आरंभिक तौर पे आपको जो है स्वर से शुरू कर रहे हैं, ताकि आप स्वर के संदर्भ में यानी व्याकरण का प्रथम सोपान जो है, हिंदी भाषा का प्रथम सोपान को जान सकें। और बहुत बेसिक तरीके से बात करेंगे, मतलब जीरो बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश होगी कि आप स्वर को ठीक तरीके से जानें। और इसके बाद स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे और फिर इसके आगे वाली क्लास में व्यंजना पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज स्वर के संदर्भ में आप जानते हैं, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। लिखा जाता है 13 स्वर, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो ये अनुस्वार और विसर्ग है, अंग और अ, इसे स्वर नहीं माना जाता। इसको स्वर क्यों नहीं माना जाता, इसको भी देखेंगे। इनको अयोगवा कहते हैं। क्यों अयोगवा कहते हैं, इसको भी समझेंगे इस क्लास में। तो बेसिक तौर पे आप जानिए कि स्वर के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वर इस तरीके के वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्थात ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। जिस तरह व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से स्वरों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्वर के संदर्भ में साफ साफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि स्वर के उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण, दूसरे किसी व्यंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वर खुद स्वतंत्र हैं उच्चारित होने के लिए। स्वरों की मूल संख्या 11 है, ये साफ तरीके से आपको जानना चाहिए। 11 क्यों है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि इन स्वरों की क्या विशेषता होती है। स्वरों को मूलतः 2 भाग में बांटा गया। एक को कहा गया ह्रस्व स्वर, दूसरा को दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा भी होता है, दीर्घ मतलब बड़ा भी होता है। आप उच्चारण जब करते हैं तो आप इस तरीके से कुछ उच्चारण करते हैं। अ, आ, ई का उच्चारण झटके से होता है। ई, उ, इसके बाद री, इसके बाद ए, ओ, अंग, अ। तो आप जब इस उच्चारण को ध्यान से आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ इसमें स्वर ह्रस्व मतलब छोटे स्वर हैं, कुछ बड़े स्वर हैं। तो जो छोटे स्वर हैं उनकी पहचान सबसे पहले करेंगे। आप देखेंगे कि ये आ है, ये 2 स्वरों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि अ और अ। इसको देखेंगे कि ये ई और ई से मिलकर के बना हुआ है। ऊ को देखेंगे कि ये ऊ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। री ह्रस्व ही है, री सिंगल ही है। री का जो बड़ा रूप होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो री है, ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। बड़े जो री है यानी दीर्घ जो री है, उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसलिए ये ह्रस्व ही माना जाता है। तो आप आइए ए पर। आप जानते हैं कि ए जो है अ और ई को जोड़ करके बनता है। ठीक, फिर आगे बढ़िए ए पर। ए जो है आप देखेंगे कि अ और ए को जोड़ करके बनता है ए। ओ देखिए अ और ऊ को जोड़ करके ओ बनता है। अ जो है बनता है आपका अ और ओ को जोड़कर। आप देखिए, जो भी इसमें 2 स्वरों को जोड़ करके जिन स्वरों की निर्मित हुई है, वो सभी दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, यानी बड़े स्वर कहे जाते हैं। जो केवल अकेले हैं, जिनको किसी स्वर को जोड़कर वो स्वर नहीं बने हैं, वो सभी स्वर ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर कहे जाते हैं। ऐसे स्वरों की संख्या देखिए क्या है। अ,
ई, उ और आपका री। दीर्घ स्वरों की संख्या देखिए क्या है, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हो गए। अर्थात ऐसे स्वर जो दो स्वरों को जोड़ करके बने हुए हैं, ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर, और ये दो मात्राओं का समय जिसमें लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब इसके बाद आप आइए समझिए कि इन स्वरों का ये जो स्वर हैं, इन स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, और इन उच्चारण स्थान को समझने के साथ ही हम समझेंगे कि स्वर क्यों 11 है और 2 यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा क्यों रखा गया है। सबसे पहले 11 स्वरों का हम उच्चारण स्थान देखेंगे। स्वरों के उच्चारण स्थान में ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जो गले से ऊपर के हिस्से से लेकर के ओष्ठ तक मूलतः 3 भागों का स्पर्श होता है। मूल तौर पे आप देखिए, मैथमेटिक्स की तरह से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। ये इसके उच्चारण स्थान को, अगर मान लीजिए ये मनुष्य का एक काल्पनिक तौर पे एक ढांचा है, आप देखते हैं कि इस तरीके से कुछ ये हिस्सा आप देखते हैं कंठ का है, ये कंठ का हिस्सा है, इसके ऊपर ये तालू का हिस्सा होता है और सबसे लास्ट में ओष्ठ होता है। 3 जगह की ज़रूरत है यहाँ पे। नंबर 1 है आपका कंठ, नंबर 2 जो है यहाँ पे ये है आपका तालू, जिसको तालव्य भी कहते हैं, तालू भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में आप देखते हैं ओठ होता है मनुष्य का, इसको नंबर 3 मान लीजिए। नंबर 3 आप कर लीजिए ओष्ठ, क्या कर लीजिए, ओष्ठ कर लीजिए। यानी नंबर 1 आपका यहाँ देखिए, नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालू, नंबर 3 ओष्ठ। अब आप इस प्रक्रिया को समझिए कि आखिर स्वरों में किनका उच्चारण जो है कहाँ से होता है। आप इधर से एक जोड़ा बना लीजिए, अ आ, एक जोड़ा, 1 नंबर, ई 2 नंबर जोड़ा, उ 3 नंबर जोड़ा, 3 नंबर 1 2 3 नंबर जोड़ा हो गया। 1 नंबर अर्थात 1 नंबर यहाँ पे कंठ, 2 नंबर अर्थात तालु, 3 नंबर अर्थात ओष्ठ। ये 3 उच्चारण है शरीर के, जहाँ पे आप देखेंगे कि अ आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण जो है तालव्य यानी तालु से, और उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये उच्चारण स्थान आपको याद करने में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम मैथमेटिक्स की तरह से आप इसको अपने जेहन में रखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, री को छोड़ते हैं अभी, अब चलते हैं, देखते हैं कि ए ऐ का उच्चारण कहाँ होता है। इसको भी इस तरीके से बना लीजिए जोड़ा। अब देखिए कि आप ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है और ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है। आप देख चुके हैं यहाँ पर कि ए का निर्माण होता है ओ और ई को जोड़ करके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए कैसे बनता है, ओ और ई को जोड़ करके बनता है। अब देखिए अ का उच्चारण कहाँ से हो रहा था, 1 नंबर यानी कंठ से, और ई का उच्चारण कहाँ से हो रहा था, तालु से। दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से हो रहा था आपका अ का उच्चारण और 2 नंबर से हो रहा था ई का उच्चारण, यानी कि ये हो गया आपका 4 नंबर। ये हो गया आपका ए और ऐ का उच्चारण होगा कंठ तालु जोड़ेंगे, कंठ तालव्य कहते हैं इसको।
कंठ तालव्य। ए का उच्चारण क्यों होता है? क्योंकि अ और ई को जोड़ करके ये बना हुआ है ए। ठीक है, तो ए का उच्चारण आपका कंठ और तालु जोड़ दीजिए, कंठ तालव्य। ठीक, अब उच्चारण स्थान याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए कि अब देखिए कि अगला जो नंबर है इसको 4 नंबर कर दीजिए, इसको 5 नंबर कर दीजिए। अब देखिए क्या कि ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, ये भी बहुत सामान्य है। ओ किसको किसको जोड़ के बनता है? अ और उ को जोड़ करके बनता है। अ का उच्चारण कहाँ से होता है? 1 नंबर यानी कि कंठ से। ठीक है, और उ का उच्चारण कहाँ से होता है? 3 नंबर कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो दोनों को मिला दीजिए, यहाँ हो गया 5 नंबर। ये हो गया आपका कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ को जोड़े हो गया कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? ओ और औ का। क्यों होता है? क्योंकि अ और उ को जोड़ करके बना हुआ है ओ। अ का उच्चारण कंठ से, उ का उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो है ओ का उच्चारण होता है कंठोष्ठ से। कंठ और ओष्ठ को मिला दिए। क्यों मिलाए? क्योंकि कंठ से कंठ से अ का उच्चारण और ओष्ठ से उ का उच्चारण, दोनों को मिला दिए, हो गया कंठोष्ठ। और अ उ को जोड़े ओ हुआ, यानी ओ और औ का उच्चारण दोनों का होता है कंठोष्ठ से। ये उच्चारण स्थान है। अब आप आइए उच्चारण स्थान के बाद अब आप देखते हैं कि आखिर स्वरों की संख्या 11 के मतलब क्यों है? इन दोनों यानी अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और अ को क्यों नहीं स्वर माना जाता है? देखिए अंग और अ को क्यों नहीं स्वर माना जाता है, इसको समझने के लिए आप देखिए कि स्वर की एक खास विशेषता होती है प्यारे बच्चों कि वो व्यंजन से सीधे जुड़ता है। बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे व्यंजन से आकर के जुड़ जाता है। स्वर की एक खास विशेषता होती है कि वो व्यंजन से सीधे जुड़ता है। जिसे अब देखिए काम लिखा हुआ है, क्या लिखा है? काम। इसको अलग अलग करिए, आपको पता चलेगा। क जोड़ आ जोड़ म अजोड़ अ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि स्वर क्या है? व्यंजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ा हुआ है। अ म से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वर है, क्योंकि ये सीधे व्यंजन से जुड़ता है। लेकिन आप इनको देखिए, जो अयुग्वा जिनको कहा जाता है। क्यों अयुग्वा कहा जाता है? अब देखिए ये क्यों दो यानी अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सीधे व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। स्वर की विशेषता होती है कि वो सीधे व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, जबकि अनुस्वार और विसर्ग जो है अंग और अ सीधे व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। देखिए क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो क से आ स्वर सीधे जुड़ा हुआ है, म से अ स्वर सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे आप कंक उदाहरण लेते हैं तो कंक को आप तोड़ेंगे जब अलग अलग, तो आप देखेंगे कि जब कंक को आप तोड़ेंगे अलग अलग तो आप देखेंगे कि क जोड़ अ जोड़ अंग, फिर जोड़ क जोड़ अ। आप देखेंगे कि ये स्वर है और सीधे व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे अनुस्वार है अंग, ये पहले अ के साथ जुड़ता है, इसके बाद आकर के क के साथ जुड़ता है। जबकि अगर ये सीधे क के साथ जुड़ा होता तो ये स्वर होता, लेकिन ये सीधे स्वर के साथ न जुड़ करके सीधे व्यंजन के साथ न जुड़ करके पहले ये स्वर के साथ जुड़ता है, फिर व्यंजन के साथ जुड़ता है। अयुग्वा का मतलब ये होता है कि जो जुड़ने की तरह से दिखे, यानी योग नहीं हो लेकिन योग की तरह दिखे। आप देखिए क के ऊपर जब ये इसकी मात्रा लगी हुई है अनुस्वार की, तो ऐसा लगता है कि इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये व्यंजन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पहले स्वर से जुड़ा हुआ है, फिर व्यंजन से जुड़ा हुआ है। तो एकदम साफ ये हो जाना चाहिए कि योग की तरह तो लग रहा है कि इसी व्यंजन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है,
लेकिन ये योग नहीं है, यानी अयोग है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मतलब है कि देखने पर व्यंजन के साथ जुड़ने की तरह लगे लेकिन उससे जुड़ा हुआ न हो, इसे अयोगवाह कहते हैं। ऐसा आपके दो व्यंजन है, अनुस्वार और विसर्ग। आप जो है कि इसको ठीक से समझ लीजिए कि अनुस्वार और विसर्ग दो ऐसे वर्ण हैं जो कि स्वर नहीं माने जाते। स्वरों की संख्या 11 ही है। आज की क्लास में इतना ही। स्वरों के संदर्भ में आप ठीक से पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, और जो है व्यंजन के संदर्भ में कल पढ़ेंगे। शुक्रिया।